नमस्कार साथियों, मैं बबलू ताकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर जलमग्न मृदाओं के बारे में या फिर जलाक्रांत मृदाओं के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जलमग्न मृदा है जिसको हम इंग्लिश के अंदर वाटर लॉगिंग सोइल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा की इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जलमग्न मृदाओं का शाब्दिक अर्थ होता है कि मृदा के अंदर अत्यधिक मात्रा में पानी का होना जलमग्न मृदाएं कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं आप जलमग्न मृदा के बारे में जो 4-5 बातें हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा माइनर टॉपिक आता है जिसको हम सेम समस्या के नाम से जानते हैं। उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जलमग्न मृदाओं के अंदर सेम समस्या से पूछे जाते हैं। तो हम सेम समस्या के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि उससे जुड़े हुए 5-6 बिंदु हमें व्यक्तिगत रूप से पता होना चाहिए, ताकि हमारे जो जलमग्न मृदा से जो प्रश्न पूछे जाए वो हमें क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है, तो आवश्यकता से अधिक जल का उपलब्ध होना मृदा में जलमग्न मृदा कहलाती है। अब ये जो आवश्यकता से अधिक जो जल होता है ये कई कारणों से हो सकता है और इसके हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एक हानिकारक प्रभाव की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी। यानी कि जब कोई जलमग्न मृदाओं के अंदर या फिर हम फसल उत्पादन ले रहे हैं और उस दौरान किसी कारणवश से उस सोइल के अंदर या उस मृदा के अंदर पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, तो उस दौरान जो भी फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें होती है, रूट्स जो होती हैं, वो भी श्वसन की क्रिया करती है। तो उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो जड़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे मरने लगती है और हमारा जो पौधा होता है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और आने वाले समय में हमें उससे फसल जो उत्पादन होता है वो उसमें गिरावट देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त और कई सारे इसके दुष्प्रभाव होते हैं। जब मृदा के अंदर पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो हम बात करें वो क्या क्या हो सकता है, तो इसके अन्य कारकों की बात करें, अन्य कारक और क्या क्या हो सकते हैं, तो हम इसके अंदर मुख्य रूप से बात करें तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे। नंबर फर्स्ट की बात करें तो जो सोइल के अंदर जो हानिकारक जो हमारे लाभदायक जो सोइल के अंदर जो हमारे जो लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव की जो क्रियाशीलता होती है, सूक्ष्म जीव की सक्रियता या क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आने लगती है। यानी कि उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमने दलहनी फसलें लगा रखी और दलहनी फसलों की जो रूट होती है उनके अंदर हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव, जैसे हम बात करें हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो उसकी जो क्रियाशीलता होती है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव जो जीवाणु है राइजोबियम, उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो उसके दौरान हमारे इसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें कमी आने लग जाएगी। ठीक है ना। तो दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा कि लाभदायक सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में कमी हो जाएगी। नंबर सेकंड फैक्टर की बात करें तो नंबर सेकंड फैक्टर हो जाएगा मृदा के अंदर जो भी हमारे कार्बनिक जो पदार्थ पाए जाते हैं, मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे इनको पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो इनका क्या होगा, आंशिक अपघटन होगा। जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं इनका क्या होगा, आंशिक अपघटन होगा। आंशिक अपघटन का अर्थ होता है पार्शियल डिकम्पोजिशन। पार्शियल डिकम्पोजिशन का अर्थ होता है कि इसके अंदर पूर्ण रूप से ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से विघटन नहीं होता है उनको हम आंशिक अपघटन के नाम से जानते हैं, आंशिक अपघटन हुए कार्बनिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति मृदा के अंदर बन जाती है तो उस दौरान जो मृदा का जो पीएच मान जो होगा वो पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मृदा का जो पीएच मान जो होगा वो कम हो जाएगा और इससे जो हमारी जो सोइल बन जाएगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक जो सोइल होगी, एसिडिक सोइल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आगे जाकर ये अम्लीय मृदा को प्रेरित करने के लिए हमारे ये जलाक्रांत मृदाएं या फिर मृदा के अंदर जो पानी है वो अम्लीय मृदा बनाने के लिए जिम्मेदार कारक के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है ना। तो ये 3 कारक होते हैं। और हम बात करें तो इसके द्वारा अगर मृदा के अंदर अत्यधिक मात्रा में पानी होगा तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। उसके अंदर गैसों का विनिमय वो बहुत ही कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें उसकी जो टिल्थ जो होती है, सोइल की जो टिल्थ होती है उसकी पूरी की पूरी जो दशा होती है वो बदल जाती है, जिसकी वजह से फसल उत्पादन में कमी आने लगती है। और साथ ही साथ में हमारे जो भी पोषक तत्व होते हैं उनके उपलब्धता में भी कमी आने लगती है, क्योंकि जो ज्यादातर जो पोषक तत्व होते हैं वो पीएच मान 7.2 के आसपास या फिर हम कह सकते हैं 6.5 से लेकर 7.5
के आसपास ही सारे के सारे जो भी पौधे का आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। तो उस कंडीशन में जो अगर सोइल का पीएच मान कम हो जाएगा तो जो हमारे पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता में भी कमी आएगी, और साथ ही साथ में जो अम्लीय पीएच पर जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये जो पोषक तत्व होते हैं इनकी उपलब्धता बढ़ेगी पौधों को, तो पौधों के अंदर इनकी जो विषालुता है या फिर टॉक्सिसिटी है उनकी मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो पौधा होगा उसके हेल्थ पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो इसके कई सारे दुष्परिणाम होते हैं जो हमें ध्यान रखना है। मुख्य रूप से 3 परिणाम हमें ध्यान होना चाहिए। पहला, ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, जिससे पौधे की वृद्धि नहीं हो पाएगी और उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। तो अन्य कारकों की बात करें तो अन्य कारण क्या क्या हो जाएंगे? लाभदायक सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के अंदर कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं या फिर जो हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर है इनका अपघटन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्रियाशीलता में कमी आएगी, तो वो हमारे एक नेगेटिव फैक्टर के रूप में हम काउंट करेंगे। और इसी के साथ में जो पानी के कांटेक्ट में अगर कार्बनिक पदार्थ आ जाता है तो उससे आंशिक अपघटन होता है, जिससे पीएच मान कम हो जाता है और अम्ल का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, उसकी वजह से तो वो हमारे एक अम्लीय मृदा बनाने का कारक बन जाएगा। तो ये प्रमुख इसके कारक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जलाक्रांत मृदा है वो किन किन कारणों से बन सकती है, या फिर ऐसी किन किन कंडीशन की वजह से जो सोइल के अंदर जो वाटर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उसके प्रमुख क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला हम बात करें अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा, जितनी ज्यादा वर्षा होगी तो उसके दौरान हमारे सोइल के अंदर पानी की जो मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरा हम बात करें जल निकास का खराब होना। अगर अत्यधिक वर्षा हो रही है या तो वर्षा तो हमारे नेचुरल प्राकृतिक रूप से होती है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें फील्ड के अंदर या फिर हमारा जो खेत है उसके अंदर हमें यदि अत्यधिक मात्रा में जो पानी है उसको ठहरना नहीं देना है तो उसके लिए हमें समुचित रूप से जल निकास की उचित व्यवस्था करनी होगी। लेकिन कई कारणों में देखा गया है कि जो जल निकास जो होता है वो सही तरह से नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से वो खेत से पानी बाहर नहीं निकल पाता है और हमारे खेत के अंदर पानी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें नहरी जल रिसाव। नहरी जल रिसाव का शाब्दिक अर्थ होता है कई खेतों के आसपास नहर बनी होती है और नहरें जो बनी होती हैं उनकी प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं की जाती है, मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया जाता है, जिनकी वजह से उन नहरों के अंदर दरारें आ जाती हैं और उन दरारों से पानी जो नहरों के अंदर जो होता है वो रिस के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें निकलने लगता है और वहां की जो भूमि होती है उनके अंदर वाटर लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी जो सोइल होती है वो पानी में डूब जाती है और उसको हम जलाक्रांत मृदा के नाम से जानते हैं। तो नहरी जल रिसाव भी हमारे जलाक्रांत मृदाओं के लिए प्रमुख रूप से कारक होता है। उसके बाद आता है खराब कृषि क्रियाएं, और कई सारी ऐसी कृषि क्रियाओं के दौरान भी देखा गया है कि जो हम कल्टीवेशन करते हैं उनका हम समुचित एक तो प्रबंधन नहीं करते हैं और साथ ही साथ में उनका हम यूटिलाइजेशन सही तरह से नहीं करते, तो उस कंडीशन में भी हमारे खराब कृषि क्रियाओं की वजह से भी हमारे जो सोइल के अंदर जो जल की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। उसके बाद में आता है अत्यधिक सिंचाई से। अत्यधिक सिंचाई से तात्पर्य है कि अगर हम बात करें पानी की उपलब्धता ज्यादा होती है तो कई सारे किसान क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा जो खेत है वो नदी के पास में, नाले के पास में, या फिर हम बात करें हमारे खेत के आसपास से नहर निकल रही है, तो उस दौरान क्या करते हैं कई सारे किसान जो होते हैं वो जो पंप सेट होता है उससे पानी खेत में छोड़ते हैं, तो उस दौरान वो पंप सेट को चालू रखे वो कहीं चले जाते हैं, तो उस दौरान खेत के अंदर आवश्यकता से अधिक सिंचाई जल खेत में उपलब्ध हो जाता है, तो उस दौरान भी हमारे खेत के अंदर पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो सोइल होती है वो जलमग्न हो जाती है और हमारे एक नेगेटिव फैक्टर देखने को हमको मिलता है। तो ये प्रमुख 5 कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो सोइल होती है वो जलमग्न या फिर जल के अंदर डूब जाती है, या फिर हम कह सकते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। तो ये प्रमुख 5 कारक होते हैं और इनके दुष्परिणाम क्या होते हैं तो वो सभी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इनका हम रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। रोकथाम की बात करें तो जो हमने इनके बनने के जो प्रमुख कारण देखे उन कारणों को हम क्या करेंगे, या तो रिमूव कर देंगे या फिर उनमें सुधार कर देंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, रोकथाम के उपाय हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जलाक्रांत मृदाओं के अंदर हम देखते हैं रोकथाम के उपाय। रोकथाम के उपाय की बात करें यदि हम, तो हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम प्रमुख रूप से निम्न क्रियाएं कर सकते हैं जलमग्न मृदाओं को बनने से रोकने के लिए। तो नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी नहरें हैं, नहरों के रिसाव के पानी को नियंत्रित कर सकते हैं। नहरों के रिसाव का जो पानी है इसको क्या कर सकते हैं हम प्रॉपर
उसकी एक अच्छे से परत, जो दरारें पड़ रही है दरारों को हम बंद करके या फिर उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस रख रखाव करके उस परत को बंद कर देंगे तो हमारा जो पानी निकल रहा है नहरों से वो भी बंद हो जाएगा। तो एक ये कार्य कर सकते हैं हम, नहरों के रिसाव को हम परत बनाकर उसकी बंद कर सकते हैं। दूसरा कार्य क्या कर सकते हैं हम, दूसरा हम कर सकते हैं फसल चक्र अपना सकते हैं। फसल चक्र हम अपना सकते हैं। फसल चक्र से क्या होगा, तो फसल चक्र अपनाने से क्या होगा, तो जो हमारे कई सारी फसलें ऐसी होती है जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं के साथ में हम क्या करेंगे, एक बार हमने अधिक मात्रा में चाहने वाली फसलें ले ली, उसके बाद में हम कम चाहने वाली फसलें ले लेंगे, तो उसके दौरान जो अधिक चाहने वाली जो फसलें होगी वो पानी का अवशोषण ज्यादा करेंगे। उसके बाद में अगर यदि हम कम चाहने वाली फसलें लगा देंगे तो हमें दोनों तरफ से फायदा हो जाएगा। तो इससे हमारी सोइल भी वाटर लॉगिंग होने से बच जाएगी और हमें अधिक मात्रा में प्रोडक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम दूसरा कार्य कर सकते हैं फसल चक्र। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर प्रतिरोधी किस्में लगाकर, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करके, ठीक है ना। प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर प्रतिरोधी किस्में प्रतिरोधी फसल, ठीक है ना। प्रतिरोधी फसलों की बात करें तो इसके अंदर मुख्य रूप से हम एक तो धान की खेती कर सकते हैं जिसको हम पेडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, पेडी। अब इसकी प्रमुख 2-3 किस्में हैं जो हमें याद रखनी है धान की। एक तो आती है हमारे जलप्रिया, कौन सी प्रिया, जलप्रिया, जलप्रिया। एक आती है जलमग्ना, एक तो आती है इसके अंदर जलप्रिया, जलप्रिया, और एक आती है जलमग्ना, जलमग्ना, जलप्रिया और जलमग्ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसके अतिरिक्त हो जाएगी, एक तो हो जाएगी मधुकर, और एक हो जाएगी इसके अंदर चकिया 59, चकिया 59। ये 4 प्रमुख किस्में हैं जो हमारे जल भराव का जो क्षेत्र होता है उसके प्रति प्रतिरोधी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में पानी होगा, अगर हम ये किस्में लगाएं तो उसके अंदर हम अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक हो जाएगी जलप्रिया, जलमग्ना, मधुकर और चकिया 59, ठीक है ना। इनमें से 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक हो जाएगी हमारे जलप्रिया और एक हो जाएगी जलमग्ना। ये दोनों वेरायटी तो आपको याद रखनी है। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से धान की ऐसी कौन सी किस्में हैं जो जल के प्रति प्रतिरोधी होती है या फिर वाटर लॉगिंग जो सोइल होती है उसके अंदर आसानी से ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं, तो वो हो जाएगी हमारे जलप्रिय, जलमग्ना। और अगर चारों याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद में आ जाएगा समुचित जल निकास, समुचित जल निकास। समुचित जल निकास के माध्यम से भी हम हमारा जो सोइल के अंदर जो अतिरिक्त जो पानी है उसको बाहर निकाल सकते हैं और हमारे सोइल को हम वाटर लॉगिंग कंडीशन में जाने से बचा सकते हैं। तो इनमें से अगर सबसे अच्छा उपाय कौन सा होगा तो वो होगा हमारे समुचित जल निकास। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि जलमग्न मृदाओं को या फिर जलमग्न मृदा को बनने से रोकने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा और किफायती उपाय कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा समुचित जल निकास। और ये जो समुचित जो जल निकास होता है ये अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। समुचित जल निकास एक तो हम कह सकते हैं सतह जल निकास के माध्यम से भी किया जा सकता है, अधोभूमि जल निकास के माध्यम से भी किया जा सकता है, और ये किया जा सकता है हमारे खाई के माध्यम से। खाई के माध्यम से किस प्रकार से किया जा सकता है कि ये हमारा मान लीजिए खेत होता है और इस खेत में अगर पानी भरा है तो जिस क्षेत्र जो खेत है उस खेत के किस हिस्से में पानी भरा है उस हिस्से की तरफ चारों तरफ इसके खोद दी जाती है, खाई खोद दी जाती है, चारों तरफ इसके खाई खोद दी जाती है। और जैसे इस खेत के अंदर अत्यधिक मात्रा में पानी होता है तो यहाँ पर जो मेड़ होती है उस मेड़ को जगह जगह से कट लगा दिए जाते हैं, जगह जगह से कट लगा दिए जाते हैं और वो जो पानी होता है वो इन खाइयों के माध्यम से होते हुए हमारे खेत से बाहर चला जाता है। इसी को हम खाई खोदना के नाम से जानते हैं। तो ये जो जल निकास जो होता है वो अलग अलग मेथड से अपनाया जाता है। तो हमें केवल इतना सा याद रखना है कि सबसे अच्छा उपाय कौन सा होगा जलमग्न मृदा को बनने से रोकने के लिए, तो हो जाएगा समुचित जल निकास, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं हमारे जो सेम समस्या है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेम समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं सेम समस्या। सेम समस्या का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सेम समस्या का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भूमि का दलदली होना। जो हमारा जो सेम समस्या जो होती है, सेम समस्या की हम बात करें,
सेम समस्या, इसको हम सेम समस्या के नाम से ही जानते हैं हिंदी के अंदर भी। तो सेम समस्या से संबंधित हमें केवल 5 से 6 बिंदु देखने हैं और ये जो पांचों बिंदु होंगे ये एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो बात करें सबसे पहले इसका सेम समस्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सेम समस्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सेम समस्या का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भूमि का दलदली होना। जो हमारी सोइल होती है या फिर जो लैंड होती है उसका क्या होना, दलदली होना, या उसके अंदर हम कह सकते हैं ऐसी कंडीशन बनना जिसके अंदर ना ही वो सोइल होती है ना ही वो बिल्कुल पानी होता है। ऐसी जो बीच वाली जो अवस्था आती है उसको हम दलदल के नाम से जानते हैं, और अगर ऐसी सोइल बन जाती है तो उसको हम दलदली मृदा के नाम से जानते हैं। तो सेम समस्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भूमि का दलदली होना। अब ये जो भूमि जो दलदली बनती है ये किस कारण से होता है, इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है। तो कारण की बात करें तो एक तो हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई। इसके प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तो अत्यधिक सिंचाई प्लस नहरी क्षेत्र से रिसाव से निकला पानी। नहरी क्षेत्र से रिसाव से निकला पानी, नहरी क्षेत्र के रिसाव से निकला जो पानी होता है, ये दोनों प्रमुख कारण होते हैं हमारे सेम समस्या को बनने के लिए, ठीक है ना। तो एक तो हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई का जो पानी होता है वो, और नहरी क्षेत्र से रिसाव के दौरान निकला जो पानी होता है वो हमारे इसके प्रमुख कारण होता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं अब ये जो अत्यधिक क्षेत्र से पानी जो निकलता है नहरी क्षेत्र से, तो इसका हम बात करते हैं कौन से क्षेत्र में ये ज्यादा है। वर्तमान में राजस्थान के परिदृश्य हम बात करें तो राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा क्षेत्र है या फिर किस नहर की वजह से ये हो रहा है। तो उस नहर की हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर हालांकि कई सारी नहर परियोजना चलाई जा रही है, लेकिन उनमें से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो नहर है उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना, इस परियोजना के द्वारा जो पानी जो सप्लाई किया जाता है क्या आसपास के क्षेत्रों के अंदर, तो उस दौरान क्या होता है, इंदिरा गांधी जो नहर है इसका अगर हम समीप से जाकर देखें तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर दलदली मृदा धीरे धीरे जो वहां की जो भूमि है वो दलदली मृदा के अंदर कन्वर्ट होने लगी है। तो इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, तो इंदिरा गांधी नहर से जो रिस कर जो पानी निकलता है उस पानी की वजह से इस नहर के आसपास का लगभग 500 से 700 मीटर का जो क्षेत्र है वो दलदली मृदा के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है, और ये वहां की एक भयंकर समस्या बन चुका है, ठीक है ना। अगर इसका आप सेम समस्या क्या होती है, इसका अगर आप गूगल पर सर्च करोगे सेम समस्या तो आपको एक इमेज देखने को मिलेगी। उस इमेज के अंदर आप आसानी से समझ सकते हो कि सेम समस्या क्या होती है, और इंदिरा गांधी नहर जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से सेम समस्या से ग्रसित है, और ये वहां की भयंकर समस्या बन गई है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय हो गया। अब हम इसके अंदर बात करते हैं इसकी हम रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर कोई समस्या पैदा हुई है तो उसकी रोकथाम के भी कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। तो इसके रोकथाम के उपाय की बात करें तो रोकथाम हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए एक तो हम वनस्पति का उपयोग करते हैं और एक हम करते हैं इसके अंदर रासायनिक उपचार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और उस एक रसायन का उपयोग करते हैं या फिर हम कह सकते हैं एक रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो रोकथाम की बात करें तो रोकथाम के अंदर आ जाएगा इसके अंदर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति तो आ जाएगी हमारी यूकेलिप्टिस। कौन सी आ जाएगी, यूकेलिप्टस या यूकेलिप्टिस, जिसको हम सफेदा के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सफेदा के नाम से भी जानते हैं। यूकेलिप्टिस के साथ में अगर हम क्या करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करेंगे, तो हमारी जो सोइल है, जो दलदली जो सोइल है वो धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगेगा और वो हमारे कल्टीवेटेड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों का उपयोग करके हम हमारी जो सेम समस्या है उसको निवारण कर सकते हैं, उसको हम बनने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से, यूकेलिप्टिस जिसको हम सफेदा के नाम से भी जानते हैं, और साथ में अगर हम जिप्सम मिलाएंगे उस सोइल के अंदर तो हमारे सेम या फिर दलदली भूमि होने से वो बच जाएगी। उसके अतिरिक्त हम बात करें इससे प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, सेम समस्या से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं। तो जिलों की बात करें तो एक तो हो जाएगा हनुमानगढ़। ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर सीधे सीधे इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। हनुमानगढ़ हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारे श्री गंगानगर, ठीक है ना।
क्योंकि जो हमारे नहरी क्षेत्र है, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, ये इसका जो सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर है। तो ये इन दोनों जिलों के अंदर सेम समस्या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। और अगर ऑप्शन के अंदर दोनों आ जाए तो दोनों टिक करने हैं, अगर एक आ जाए तो एक हमारा हो जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है ना। सर्वाधिक क्षेत्र फल किसके अंदर है, जो हमारे हनुमानगढ़ जो जिला है उसके अंदर एक गांव है जिसको हम बाडूपल के नाम से भी जानते हैं, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में सेम समस्या देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं सेम समस्या के लिए जो चर्चित जो गांव है वो कौन सा है, सबसे चर्चित गांव कौन सा है। तो मैंने आपको अभी बताया बाडूपोल, हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है बाडूपोल, या इसी गांव को हम बाडूपल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बाडूपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ये कहां पर है, हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। इस जिले के अंदर यहाँ पर सेम समस्या पाई जाती है, ये मुख्य रूप से हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये 4-5 बातें इससे सेम समस्या से संबंधित हमें ध्यान रखनी है। ये जो टू दी पॉइंट आपके सामने लिखे हुए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और इसको प्रॉपर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाए। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ में हमारे जो समस्याग्रस्त मृदाएं थी वो सारी की सारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने एक एक जो समस्याग्रस्त मृदाएं थी जो साथ हमने देखी थी उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। और अगर अभी आपने हमारे ये सेशन नहीं देखे तो इसी हमारे चैनल के ऊपर आपको ये सेशन मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वहां जाकर ये सारे के सारे सेशन देख सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर या फिर हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और उस यूनिट का नाम होगा पोषक तत्व, उर्वरक एवं खाद। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं इन तीनों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।